हाय, मेरा नाम अथर्व है और आपका स्वागत है एक केस स्टडी में मेरे साथ। ये कहानी एक साधारण मुलाकात से शुरू होती है, लेकिन कुछ ही दिनों में ये एक ऐसे खौफनाक ख्वाब में बदल जाती है जो पूरे देश का ध्यान खींच लेती है। आरोप, उलझन और एक जांच जो हर मोड़ पर नए सवाल खड़े करती है। क्या ये एक पीड़िता की कहानी है या इसमें छुपा है कुछ और? चलिए शुरू करते हैं। वो सिर्फ 19 साल की थी। सपने देखती थी, दोस्तों के साथ हंसती थी, अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थी। वाराणसी की एक आम लड़की जो बस जिंदगी जीना चाहती थी। लेकिन एक शाम ने सब कुछ बदल दिया। 29 मार्च का दिन उसकी जिंदगी का सबसे डरावना दिन बन गया। राज विश्वकर्मा, जो पहले उसका दोस्त था, उसने उसे एक हुक्का बार बुलाया। वहां उसकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया गया और जब उसकी आंख खुली तो वह एक होटल के कमरे में थी। उसके साथ बलात्कार हो चुका था और उसका वीडियो भी बना लिया गया था। उसे धमकी दी गई, अगर किसी को बताया तो वीडियो वायरल कर दूंगा। लेकिन ये डर का सिलसिला यही नहीं रुका। अगले दिन यानी 30 मार्च 2025 को राज ने अपने दो दोस्तों समीर आलम और आयुष सिंह को बुलाया। वही होटल, वही डर, और अब 3 लोग उस लड़की के साथ थे। उसका फोन भी छीन लिया गया ताकि वो किसी से मदद ना मांग सके। उसके बाद 31 मार्च को एक और ग्रुप सामने आया। 6 नए लड़के, सोहेल, दानिश, अंशुल, साजिद, जाहिर और आयुष, उसे कॉन्टिनेंटल कैफे ले गए। वहां भी उसे एक नशीली ड्रिंक दी गई और फिर एक एक करके सबने उसके साथ दरिंदगी की। 1 अप्रैल से लेकर 3 अप्रैल तक हर दिन नए लोग, नए चेहरे, नए जख्म। कभी किसी होटल में तो कभी किसी के घर। वो घर वापस आने की कोशिश भी नहीं कर पाई, जैसे हर रास्ता उसके लिए बंद हो चुका था। ये सिलसिला चलता रहा जब तक 4 अप्रैल को उसके परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं लिखवा दी। उसी दिन वो लड़की घर लौटी, लेकिन उसके साथ जो हुआ था उसने सबको हिला कर रख दिया। 4 अप्रैल 2025 को लड़की घर तो लौट आई, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। 6 अप्रैल 2025 को पुलिस ने लड़की की मां की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की। 70 गैंग रेप, 74 शील भंग करना, 123 जहर देना, 126 उपवर्ग 2 रास्ता रोकना, 127 उपवर्ग 2 गलत तरीके से रोकना और 351 उपवर्ग 2 धमकाना। शुरुआत में 12 लोगों के नाम दर्ज हुए और 11 अज्ञात। लेकिन तभी पुलिस के सामने आया एक ऐसा मोड़ जिसने पूरे केस पर सवाल खड़े कर दिए। सीसीटीवी फुटेज और लड़की की स्टेटमेंट कुछ जगहों पर मेल नहीं खा रही थी। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने कहा, जब पहली बार लड़की मिली थी उसने न तो की बात की और न ही घर लौटने की इच्छा जताई। फिर परिवार ने भी शिकायत करने में पूरे 6 दिन लगा दिए। पीड़िता की तबीयत बिगड़ने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वो हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव पाई गई। डॉक्टर्स के मुताबिक ये संक्रमण उसे इंजेक्शन के जरिए नशीले पदार्थ देने से हुआ हो सकता है। 16 अप्रैल तक 14 आरोपी गिरफ्तार किए गए। 17 अप्रैल को पुलिस ने एक विशेष जांच टीम यानी एसआईटी गठित की, क्योंकि कई आरोपियों के परिवारों ने कहा लड़की ने नाम हटाने के लिए पैसे मांगे थे। सवाल उठने लगे, अगर वो लगातार 6 दिन तक बाहर थी तो उसने मदद क्यों नहीं मांगी? सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें और वीडियोस सामने आए उनमें वो हंसती हुई और घूमती नजर आई, ऐसा पुलिस का दावा है। अब एसआईटी को 30 दिन के अंदर एक विस्तृत रिपोर्ट देनी है। तब तक अज्ञात आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी। एक तरफ थी एक लड़की जिसने दरिंदगी का दावा किया और दूसरी तरफ थे सवाल, क्या वाकई सब कुछ वैसा ही हुआ जैसे उसने बताया? जब मामला अदालत पहुंचा तो सबूतों और बयानों में कई विरोधाभास सामने आए। पीड़िता ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में 30 लोगों के नाम लिए थे, लेकिन जब पहचान की बारी आई तो उसने अदालत में केवल 9 लोगों को ही पहचाना। बाकी आरोपियों के परिवारों ने कोर्ट में यह दावा किया कि लड़की ने पैसे की मांग की थी कुछ नाम हटाने के लिए। पुलिस को भी ये बातें उलझी हुई लगी, इसलिए विशेष जांच टीम की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। जज ने पूछा, अगर तुम 6 दिनों तक अलग अलग जगहों पर रही तो क्या तुमने किसी सार्वजनिक स्थान पर मदद क्यों नहीं मांगी? लड़की के जवाब में कई जगह और समय की जानकारी गलत निकली, जो सीसीटीवी फुटेज से मेल नहीं खा रही थी। अब कोर्टरूम में 2 तस्वीरें साफ दिखने लगी थी। एक
बेहोशी और डर के साए में जी रही लड़की जो हर दिन किसी नए दरिंदे का शिकार बनी। दूसरी एक ऐसी लड़की जिसकी कहानी हर दिन बदलती रही। लोगों का भरोसा टूटने लगा। कुछ लोग उसके साथ खड़े रहे और कुछ पूछने लगे, क्या ये सच में एक पीड़िता है या कहानी के पीछे कुछ और छुपा है? अदालत में हर दिन नई बहसें, नए सबूत और नई मीडिया हेडलाइंस बनती रहीं। 3 हफ्ते तक केस चला। पुलिस ने कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया। राज विश्वकर्मा, समीर खान, आयुष यादव, अमन चौबे, विशाल त्रिपाठी, प्रशांत सिन्हा और राज खान जैसे बड़े नाम शामिल थे। लेकिन जब कोर्ट की कार्यवाही शुरू हुई तो लड़की ने सिर्फ 9 लोगों की पहचान की। बाकी सब लोग अनआइडेंटिफाइड कैटेगरी में चले गए और उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया जब तक कि एसआईटी रिपोर्ट पूरी ना हो। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस केस की जांच पर नाराजगी जाहिर की और इसके बाद टॉप पुलिस अधिकारी को केस से हटा दिया गया। मगर अब बात सिर्फ कोर्ट की नहीं रह गई थी। पूरा देश 2 हिस्सों में बंट गया था। एक तरफ लोग थे जो कह रहे थे, इतना सब कोई बिना वजह नहीं बोलता, लड़की ने जो कहा उसे सीरियसली लेना चाहिए। दूसरी तरफ लोग थे जो बोल रहे थे, अगर सच में सब कुछ गलत हुआ तो वो इतने दिनों तक चुप क्यों थी? उसके सोशल मीडिया पर तो वो नॉर्मल लग रही थी, स्माइल कर रही थी, घूम रही थी। न्यूज़ चैनल्स, यूट्यूब, ट्विटर, हर जगह एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या हम सच में पूरा सच जान सकते हैं? या फिर क्या आजकल फर्जी इल्ज़ाम एक नया हथियार बन चुके हैं? ये केस सिर्फ एक एफआईआर नहीं था, ये एक आईना था जिसमें हमने अपने सिस्टम को भी देखा और अपने समाज को भी। सोचने वाली बात यह है, अगर सच इतना लेयर्ड हो तो क्या किसी को पूरा दोषी या पूरी तरह निर्दोष कहना सही है? और अगर आज इंसाफ नहीं मिला तो कल किसी और की आवाज़ भी खामोश हो सकती है। मैं हूँ अथर्व कुंभार और ये थी एक ऐसी कहानी जिसमें सिर्फ दर्द नहीं था, बल्कि सिस्टम, समाज और सच्चाई से टकराता हुआ एक सवाल भी था। अगर आपको लगा कि ये सिर्फ एक केस नहीं बल्कि हमारे समाज का आईना है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ताकि ये सवाल और लोगों तक पहुंचे, और कमेंट में बताएं क्या आपको लगता है हमें कभी पूरा सच पता चल पाएगा।